नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अध्याय 2 के पार्ट 9 की। और ये जो पार्ट 9 है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले 1 से लेकर पार्ट 8 तक, 1 से लेकर पार्ट 8 तक हमने चैप्टर 2 के अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले देख सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सभी की मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, हम जो चैप्टर 2 की जो बात करने जा रहे हैं उसमें जो टॉपिक हमें देखने हैं, यहाँ पर 3 टॉपिक देखने हैं। पहला ये है, क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद हमें देखना है स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या होती है, कितना आता है इसका वैल्यू, और एक ये देखना है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि कितनी होगी। तो इन तीनों टॉपिकों को हम कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की। अब देखिए, यहाँ पर पूछा है सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को परस्पर स्पर्श कराकर अलग कर देने से आवेश उन पर चालकों की धारिताओं के अनुपात में बट जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि दो चालक हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। अब इन दोनों को हमने स्पर्श करा दिया। स्पर्श कराने का मतलब होता है, इन्हें इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक ए है एक बी है। स्पर्श कराने का मतलब दोनों को कनेक्ट करना, तो हमने एक तार से ही कनेक्ट कर दिया। तो ये भी स्पर्श हो रहा है। स्पर्श का मतलब हो रहा है ये भी स्पर्श कहेंगे से हम इसको भी स्पर्श कहेंगे, ठीक है ना। तो दो चालक हैं, एक का नाम ए है एक का नाम बी है। दोनों को हमने स्पर्श करा के, अब वो कह रहा है अलग कर देने से। अलग कर देने का मतलब ये हुआ कि अब इसको अलग कर दिया स्पर्श करने, तो ए अलग हो गया, बी अलग हो गया। तो स्पर्श कराने से पहले इसका आवेश था Q1 और इसका आवेश था Q2। इसकी धारिता थी C1, इसकी धारिता थी C2। अब जैसे ही हमने इसको जोड़ दिया, जोड़ दिया तो होता क्या है, जब भी दो चालकों को आप जोड़ते हैं तो एक चालक से दूसरे चालक पर आवेश का स्थानांतरण होता है। आवेश का स्थानांतरण होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ए से बी पर आवेश जा रहा है, ए से बी पर आवेश जा रहा है। तो पहले ए पर कितना था Q1, बी पर कितना था Q2। तो यहां से आवेश यहां पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए पर जो आवेश था अब उसमें से कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि ए से बी पे गया, ए से बी पे आवेश कम हो जाएगा। तो हमने मान लिया इसका Q1 डैश। यानी पहले आवेश Q1 था, अब कितना होगा Q2। सॉरी, पहले आवेश Q1 था, अब कितना होगा Q1 डैश। अब यहाँ पे आवेश था Q2, तो यहां से जब आवेश यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे कुछ बढ़ेगा, तो यानी इसका मान बदलेगा। तो यहाँ पर जो आवेश हो गया वो तो हो गया Q2 डैश। कितना हो गया Q2 डैश। अब प्रश्न में आपसे कह रहा है कि ये जो आवेश आए हैं Q1 डैश और Q2 डैश, इनका जो अनुपात है वो धारिताओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए। इस चीज को आपको प्रूफ करना है, ये है आपका क्वेश्चन। समझ में आ गई बात है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को परस्पर स्पर्श कराकर अलग कर देने से, तो पहले अलग थे, आवेश Q1 था, इसका Q2 था। अब इनको हमने स्पर्श करा दिया। स्पर्श कराने से क्या होगा, एक चालक से दूसरे चालक पर आवेश जाएगा। अब कौन से कहां पर आवेश जाएगा, जिसका विभव ज्यादा होगा उससे आवेश जाएगा कम विभव वाले चालक की ओर, ठीक है, कम विभव वाले चालक की ओर। तो हमने मान लिया ए का जो विभव है VA वो ज्यादा है बी वाले के विभव से। तो आवेश जो ए से बी पर जा रहा है, पहले कितना था, इसके पास Q1 था, इसके पास Q2 हुआ। जैसे ही हमने स्पर्श करा दिया तो आवेश ए से बी पर गया, आवेश ए से बी पर गया। तो यहां पर इसकी जो मात्रा थी Q1 वो कुछ बदल जाएगी, तो हमने मान लिया Q1 डैश। अब यहाँ पे था Q2, तो यहाँ पे बदल के हो जाएगा Q2 डैश। अब प्रश्न में पूछा है अलग कर देने से आवेश उन पर चालकों की धारिताओं के अनुपात में बट जाएगा। तो चालकों की धारिताओं में बट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो अनुपात निकालेंगे, इस आवेश का और इस आवेश का, वो धारिताओं के अनुपात के बराबर आना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कहती है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। तो सबसे पहले फिर से कह रहा हूं, हम दो चालक लेंगे। क्या लेंगे? दो चालक। तो हमने यहाँ पे दो चालक ले लिए, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। तो यहां पे हमने लिखा चालक ए और एक का नाम लिखा चालक बी। इसको मैं ए कह सकता हूं, इसको मैं बी कह सकता हूं। इस पर जो आवेश अभी Q1 धारिता C1 विभव B1, इस पर आवेश है Q2 धारिता C2 विभव B2, ठीक है ना। और ये हम मान के चलेंगे कि विभव ए का ज्यादा है और बी का कम है। अब यहाँ पे क्या, ये जोड़ने से पहले की कहानी है, हमने इन्हें टच नहीं करा है। तो जोड़ने से
पहले, चालकों को जोड़ने से पहले। तो चालकों को जोड़ने से पहले क्या होगा, हम पूछेंगे चालक ए पर, ध्यान सुनिए, चालक ए पर कितना आवेश है, तो यहां लिखेंगे चालक ए पर आवेश, क्या लिखेंगे, चालक ए पर आवेश कितना भाई, Q1। तो यहां लिख देंगे Q1 बराबर, फॉर्मूला Q बराबर CV, तो C1 V1 हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे चालक B पर आवेश, इसको हम Q2 लिखेंगे तो आ जाएगा C2 V2। इतनी बात समझ आ रही है। यानी पहले हमने चालक ए पर आवेश देखा तो फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। क्या फॉर्मूला होता है, Q बराबर CV। तो हमने Q बराबर CV यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे Q1 का मान है C1 V1, Q2 का मान है C2 V2। अब यहाँ पे निकालेंगे कुल आवेश, क्या निकालेंगे, कुल आवेश। और कुल आवेश मान लिया हमने Q है, तो Q1 प्लस Q2 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका C1 V1 प्लस C2 V2। यहाँ पे कुल आवेश निकल के आ जाएगा। इसको लिख लीजिए समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है ना। इतना हमने कर लिया कि पहले चालक A है, चालक B है, इसका आवेश Q1, धारिता C1, विभव V1, Q2 C2 V2। जोड़ने से पहले क्या है, इसके पास कुल आवेश Q बराबर C1 V1 है A पर, B पर जो आवेश है C2 V2 है, और दोनों के पास कुल आवेश इतना है C1 V1 प्लस C2 V2। अब क्या होगा, इनको हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है आपसे चालकों को परस्पर स्पर्श कराकर अलग कर देने से। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पर सुनना, ये A है, ये वाला कौन सा है, B है। तो हमने एक चालक तार से इसको जोड़ दिया। अब चालक तार से जैसे ही हम जोड़ेंगे तो मैंने आपको बताया यहाँ पे विभव A का ज्यादा B का कम है, तो ज्यादा विभव से कम विभव की ओर आवेश का प्रवाह होगा। तो यहां से मान लीजिए A से आवेश B पर जा रहा है, तो यहां से आवेश गया, पहले आवेश इसके पास था Q1, अब इसके पास जो आवेश हो जाएगा Q1 डैश हो गया, धारिता उतनी ही रहेगी और विभव बदल के B हो जाएगा। अब विभव बदल के B क्यों हो जाएगा, फिर से सुनिए कि जैसे A से B पर आवेश जाएगा, A से B पर आवेश जाएगा तो इसका विभव कम होगा, A का विभव ज्यादा है, B का कम है। तो A से B पर क्या जा रहा है, आवेश, A से B पर क्या जा रहा है, आवेश। तो A का विभव कम होगा, B का विभव ज्यादा होगा। A का कम होता जाएगा, B का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है Q अनुपाती होता है V। तो जैसे जैसे आवेश जब किसी चालक में जाएगा तो उसका विभव बढ़ता जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखा कि A से B पर क्या जा रहा है, A से B पर आवेश जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि A का विभव ज्यादा है, B का विभव कम है। तो A से B पर आवेश जा रहा है तो B का विभव बढ़ेगा, A का कम होगा, और एक स्थिति ऐसे आएगी दोनों विभव बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वही स्थिति हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि A से जब B पर आवेश गया तो इसका आवेश बदल गया, अब इस पे आवेश आया तो इसका भी आवेश बदल जाएगा, ये Q2 डैश हो जाएगा। धारिता इसकी C2 ही रहेगी, लेकिन विभव हो गया B। कितना हो गया, B। क्यों हो गया कि यहाँ पहले VA था और यहाँ पे VB था। अब आवेश जब A से B पर गया तो दोनों विभव बराबर हो जाएंगे। तो आवेश के जाने से क्या होता है, विभव बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही किसी चालक पर विभव का मान बराबर होता है तो आवेश का स्थानांतरण रुक जाता है। जब भी विभव, जैसे एक चालक है A, एक चालक है B, दोनों का विभव समान है, आवेश चाहे किसी पर ज्यादा हो किसी पर कम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर आवेश का प्रवाह नहीं होगा। विभव बराबर हो, आवेश किसी पर ज्यादा हो किसी पर कम हो, पर आवेश का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि विभव बराबर है। अगर मान लीजिए एक पर आवेश ज्यादा है और एक पर आवेश कम है, और एक पर जिस पर आवेश ज्यादा उसका विभव ज्यादा है और दूसरे का कम है, तो एक का विभव ज्यादा एक का कम है, तो आवेश ज्यादा विभव से कम विभव की ओर बहता है। कब तक, जब तक विभव का मान बराबर ना हो जाए। तो अब ऐसी स्थिति में ये जो B आया है, इस B को हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। क्या कहते हैं इस B को, इसी B को कहा जाता है उभयनिष्ठ विभव। ठीक है ना। ये जो पूछा था उभयनिष्ठ विभव से आप क्या समझते हैं, तो आप ये कह सकते हैं जब दोनों चालकों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है, और जब तक दोनों चालकों के पास विभव का मान बराबर नहीं हो जाता। और जब विभव का मान बराबर हो जाता है, उसी बराबर मान को, विभव के बराबर मान को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक है। कॉमन पोटेंशियल, कॉमन का मतलब आप जानते हैं जब दोनों के पास बराबर हो। अब ऐसी स्थिति आ गई है कार्रवाई जोड़ने, तो जोड़ने के पश्चात अब इन्हें अलग कर देंगे, तो हम लिखेंगे जोड़ने
के पश्चात। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जोड़ने से पहले था, जोड़ने के पश्चात है। तो चालक ए पर आवेश, तो ऐसे यहां पे भी लिखेंगे चालक ए पर आवेश कितना हो जाएगा भाई, चालक ए पर आवेश। तो चालक ए पर जो आवेश है कितना है यहाँ पे Q1 डैश है। फॉर्मूला लगाएंगे क्या जाए, Q बराबर CV। तो इसकी धारिता कितनी है C1 और विभव हो गया V। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसी चालक B की बात करेंगे तो चालक B पर आवेश निकालेंगे तो इस पे कितना हो गया भाई Q2 डैश हो गया। तो यहाँ पे धारिता कितनी 2 और विभव आ जाएगा V। अब यहाँ पे कुल आवेश निकालेंगे, क्या निकालेंगे कुल आवेश। तो जोड़ने के बाद कुल आवेश कितना है, तो इसको मैं Q डैश लिखूंगा तो ये आ जाएगा आपका Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दोनों को जोड़ देंगे। अब इसका मान क्या है, आप लिख सकते हैं C1B प्लस C2B। तो Q डैश का मान आ गया, B को कॉमन ले लो, ये आ गया C1 प्लस C2, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। इसको लिखेंगे हम समीकरण नंबर 2, इसको लिख दिया समीकरण नंबर 1। तो बस इतना याद रखना है, जोड़ने से पहले इतना आवेश होगा, जोड़ने के बाद इतना आवेश होगा। अब आपको पता है आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि आवेश जितना पहले उतना बाद में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, आवेश संरक्षण के नियम से लिखेंगे कि जोड़ने से पहले का आवेश, जोड़ने से पहले, तो यहां लिखेंगे जोड़ने से पहले का कुल आवेश, कुल आवेश। और इसके बाद क्या लिखेंगे, जोड़ने के पश्चात, क्या लिखेंगे भाई, जोड़ने के पश्चात कुल आवेश। ये बात आपको समझ में आई। इस बात में आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है कि आवेश पहले जितना था उतना ही बाद में रहेगा। तो इसको हमने लिखा था Q और इसको लिखा है Q डैश। ये था आपका C1B1 प्लस C2B2 और इसमें V कॉमन ले लिया था, ये आ गया C1 प्लस C2। अगर आपको याद ना हो तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे Q था, यहाँ पे Q डैश था, तो Q को Q डैश के बराबर कर देंगे तो ये आ जाएगा C1B1 प्लस C2B2। C1B1 प्लस C2B2 एक तरफ आ जाएगा और V कॉमन लेके C1 प्लस C2 दूसरी तरफ आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ से V निकालूंगा तो इसको इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बट्टे, इसको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा C1 प्लस C2। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। और ये किसका मान आ गया, V का, तो ये आ गया V। और इसी को हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। कोई पूछे उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला क्या है, तो उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा है, इसको कहेंगे उभयनिष्ठ विभव। यानी एक ऐसा विभव जब चालकों को हम जोड़ते हैं तो उन पे विभव का मान बराबर हो जाता है, उस बराबर मान को ही उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। यहाँ पर ये विभव का फॉर्मूला निकल के आ चुका है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से, हमें प्रूफ करना था कुछ और, अभी हमने उभयनिष्ठ विभव का मान निकाला है। अगर मैं इसको समीकरण नंबर A कह दूं या पहला कह देता हूं, चलिए अगर इसको समीकरण नंबर मैं पहला बोल दूं, इसको समीकरण नंबर दूसरा, ये पहला दूसरा है, तो चलो मैं इसे तीसरा चौथा कह देता हूं। इसको हम समीकरण नंबर तीसरा कह दें, कितना कह दें, तीसरा, और इसको कह दें समीकरण नंबर 4। तो क्या करना है, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दे दो, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दे दो। तो भाग देने पर क्या होगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, समीकरण 3 में क्या करना है, समीकरण 4 से भाग देना है। तो 3 का मान क्या है भाई, 3 का है Q1 डैश और इसका है Q2 डैश। आप देख सकते हैं पहले का कितना है Q1 डैश, तो यहाँ पे देखिए इसका Q1 डैश और इसका कितना है Q2 डैश। अब Q1 डैश का मान क्या है C1V और Q2 का मान है C2V। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे C1V और यहाँ पे लिख देंगे C2V। B से भी मर जाएगा, B से भी मर जाएगा, तो यहाँ पे आ गया Q1 डैश अपॉन Q2 डैश C1 अपॉन C2। और याद कीजिए प्रश्न में यही पूछा था, तो हम लिख देंगे यह सिद्ध हुआ, तो हेंस प्रूव्ड, यानी यही सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया है। यहाँ पे आप प्रश्न को दोबारा पढ़ सकते हैं। इसकी भाषा थोड़ी अजीब सी है, पहली बार समझ में नहीं आएगा। इसमें ये पूछा था कि अलग कर देने के बाद जो आवेश है, देखो जोड़ने के बाद ये अलग कर दिया तो यहाँ पर आवेश हो जाएगा Q1 डैश और यहाँ पर होगा Q2 डैश, और आपको बताना है धारिता के अनुपात के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया। उभयनिष्ठ विभव की परिभाषा पूछ सकता है, तो आप लिख सकते हैं कि जब दोनों चालकों को किसी तार द्वारा जोड़ते हैं तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक बहता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता, और समान विभव को ही हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, तो आप देख सकते हैं V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बट्टे C1 प्लस C2। इतनी कहानी आपको लिख लेनी है, ठीक है ना। ये डेरिवेशन यहाँ पे खत्म होता है।
अब बात करते हैं स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो स्थानांतरित आवेश की जो मात्रा है आपको ये बतानी है कि कितना आवेश एक जगह से दूसरी जगह गया है। अब कौन सा स्थानांतरित की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले आवेश के पास Q1 था, चालक के पास कितना था Q1, इसके पास क्या था Q2। अब A से B पर आवेश गया तो इसका मान बदल के Q1 डैश हो गया, इसका मान बदल के Q2 डैश हो गया। तो इसका मतलब पहले आवेश इसके पास A के पास की बात करें तो Q1 था, अब इसके बाद बदल के कितना हो गया Q1 डैश। अब क्यों हुआ, इस सवाल में समझिए कि इसके पास मान लीजिए 100 कूलम आवेश था, इसने इसको 10 कूलम दे दिया तो कितना बचा, 90 बचा। यानी हमने क्या किया, 100 में से 10 को हटा दिया, 100 में से 10 को हटा दिया और ये पता चल गया कि ए से बी पर कितना आवेश गया है। तो कितना आवेश गया है इसे ही कहता है स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो यहाँ पे पहले आवेश था Q1 और बाद में रह गया Q1 डैश, तो इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो और ये पता लग जाएगा कि कुल कितना आवेश का स्थानांतरित हुआ है। तो चालक ए के लिए बात करो, यहाँ बी के लिए, तो हम चालक ए से निकालेंगे। चालक ए पर पहले विभव कितना था, तो यहाँ पे लिखे स्थानांतर आवेश की मात्रा, इसे डेल्टा क्यू से लिख देता हूँ। तो चालक ए पर पहले आवेश कितना था Q1, बाद में कितना हो गया Q1 डैश। अब Q1 का जो मान था C1V1 था, माइनस इसका मान था C1V, दोनों में से C1 को कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा V1 माइनस V, क्या बचेगा भाई, V1 माइनस V बचेगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका V को कॉमन लिया तो ये आ गया C1 को कॉमन लिया, किसको कॉमन लिया, यहाँ पे C1 को कॉमन लिया तो ये आ गया आपका V1 माइनस V। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, C1 ऐसे लिख देंगे, V1 यहाँ ऐसे ही रहेगा और V का मान अभी बताया था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। आपको याद नहीं है तो मैं अभी दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे देखिए V का मान आया C1V1 प्लस C2V2 बट्टे C1 प्लस C2। इस तरीके से हम यहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे इसके नीचे 1 लिख लेंगे और एलसीएम ले लेंगे, यानी इसका लासा ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ये C1 प्लस C2। ठीक है ना, इसका इसमें भाग देंगे, ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो देखो पहला आ जाएगा C1V1, ठीक है, प्लस लाएंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा C2V1, फिर ये माइनस कर दिए, पूरा नंबर ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए C1V1 हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा C2V2। सही है ये बात। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का ये कट जाएंगे, यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास बचा C1 और यहाँ पे आ गया C2V1 माइनस ये वाला बचा C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। कोई दिक्कत, ठीक है ना, इस तरीके से हम कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए C1 तो बाहर है ही है, अब इसमें और इसमें C2 कॉमन है तो C2 को मैं बाहर कर देता हूँ यहाँ से, ये C2 और ये C2 कॉमन है। तो अब यहाँ पे जो बचेगा ब्रैकेट में ये बचेगा B1 माइनस B2, तो यहाँ लिख देंगे B1 माइनस B2 अपॉन और नीचे बचा ये C1 प्लस C2। ये यहाँ पर आवेशित वो स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकल के आएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो डेल्टा क्यू का मान आ गया कितना पहले था बाद में कितना बचा है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है C1 C2 ब्रैकेट में B1 माइनस B2 अपॉन C1 प्लस C2। ये इतने स्थानांतरित आवेश की मात्रा हो जाएगी। यहाँ पर ये डेरिवेशन खत्म होता है, ठीक है ना। तो C1 C2 B1 माइनस B2 अपॉन C1 प्लस C2 इस तरीके से आएगा। पहले A पर आवेश कितना था Q1, इसने B को आवेश दे दिया, बचा कितना आवेश के पास Q1 डैश, तो इसमें से इसे घटा दो, पता लग जाए कितना आवेश गया है और कितना आवेश गया है उसी को कहेंगे हम स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो इसकी वैल्यू C1V1, इसकी वैल्यू C1V, यानी देखो जोड़ने के बाद V हो जाता है, यहाँ पर पहले V1 था, C1 कॉमन लिया, B1 माइनस V हो गया, V ऐसे ही रहेगा V1 और V का मान उठा के हमने यहाँ रख दिया, इसका एलसीएम ले लिया, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी और B के साथ गुणा कर देना, ये वैल्यू यहीं रहेगी, ये माइनस वाला हो जाएगा, ये प्लस वाला हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए लास्ट बात करते हैं इस चैप्टर के आखिरी हेडिंग की, जिसका नाम है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि। पुनर्वितरण का मतलब होता है जैसे अभी हमने चालक को जोड़ा था ए को बी से, तो ए से बी पर जब आवेश जाता है तो ए से बी पर आवेश जाता है तो ए से बी पर ऊर्जा भी जारी हुई, तो ऊर्जा क्या पूरी नहीं पहुंचती है, वो पूरी ऊर्जा नहीं पहुंचती, कुछ ऊर्जा इधर उधर हो जाती है। जैसे आपको मैं बताऊं एग्जांपल में,
आपने देखा होगा घरों में जब वायरिंग होती है तो कहीं ना कहीं स्पार्किंग हो जाती है, वहां से लाइट निकलती है, यानी एक तार से बिजली घर से तार आ रहा है और वो आपके गांव तक आ रहा है, गांव में ट्रांसफार्मर लगा हुआ, उस ट्रांसफार्मर से पूरे गांव में सप्लाई होती है लाइट। अब लाइट सप्लाई होती है, तुम देखें कहीं ना कहीं जोंट लगे होते हैं, तो एक वायर जब दूसरी वायर से कनेक्ट होता है आपके सप्लाई घर के लिए देने के लिए, तो वहां पे कभी कभी स्पार्क हो जाता है। क्या होता है? स्पार्क, यानी उसमें लाइट निकलती है। तो लाइट निकलने का मतलब क्या है? लाइट एक ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का। तो वहां से बिजली घर से जो ऊर्जा आ रही थी उसे कहते हैं विद्युत ऊर्जा। अब वो क्या हो गया, किसी कारणवश वो ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल गई, तो पूरी ऊर्जा मान ली 100 जूल की ऊर्जा आ रही थी और आपके घर कितनी पहुंचनी चाहिए? 100 जूल पहुंचनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि बीच में कुछ स्पार्किंग में चली गई, कुछ हीट पड़ जाते हैं, तार गर्म पड़ जाते हैं, कुछ उसमें चली जाती है ऊष्मा में, तो कुछ ऊष्मा में, कुछ प्रकाश ऊर्जा में, कुछ इधर कुछ कदर, कहीं ना कहीं ऊर्जा कहीं ना कहीं खराब हो ही जाती है, तो पूरी ऊर्जा नहीं पहुंचती। तो पहले ऊर्जा कितनी थी और बाद में ऊर्जा कितनी पहुंची है? तो पहले वाली में से बाद वाली को घटा देंगे, पहले वाली में से बाद वाली को घटा देंगे, तो जो बचेगा वो ऊर्जा की हानि निकल आएगी। तो यहाँ पे हमें यही करना है। तो वही कहानी याद रखनी है कि चालकों को जोड़ने से पहले क्या लिखेंगे? चालकों को जोड़ने से पहले, तो चालकों को जोड़ने से पहले क्या करना है? चालक ए पर निकालनी है। किस पर निकालनी है? चालक ए पर। तो चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा, इसको कहूंगा U1 और ये हो जाता है हाफ CV² फॉर्मूला होता है, C1 V1 हो जाएगा पहला। चालक बी की ऊर्जा की बात करेंगे तो इसको U2 लिखेंगे 1/2, ये C2 V2² हो जाएगा। अब निकालेंगे कुल ऊर्जा, जैसे हम कुल आवेश निकालते हैं सेम वैसा ही है। कुल ऊर्जा जब निकालेंगे तो इसको मैं U कहूंगा और U आ जाएगा U1 प्लस U2। अब U की जो वैल्यू आएगी, U1 का मान कितना है? 1/2 C1 V1², तो 1/2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा C1 V1² प्लस C2 V2²। इस तरीके से यहाँ पे कुल ऊर्जा आ जाएगी। ये कब है? जब चालकों को हमने जोड़ा नहीं है। तो जोड़ने के पश्चात क्या हो जाएगा? तो जोड़ने के पश्चात निकाल लेंगे। यहाँ पे चालकों को जोड़ने के पश्चात यहाँ लिखेंगे चालकों को जोड़ने के पश्चात। अब जोड़ने के बाद हो क्या जाता है? जोड़ने के बाद ये हो जाता है कि जो V1 V2 था वो V बन जाता है। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम चालक ए पर। किस पर? चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा, तो ये आ जाएगा U, इसको मैं कहूंगा U1 डैश, तो होता हाफ C1 CV² होता हाफ CV, तो 1/2 है C1, धारता तो वही रहेगी C1, लेकिन वेव बदल के V हो जाएगा, तो यहाँ CV² आ जाएगा। ठीक है। चालकों को जोड़ने के बाद क्या होता है? वेव बराबर हो जाता है। कैसे हो जाता है? ये मैंने हम यहाँ पे आपको समझाया था। यहाँ पे देखिए, ये जब ऐसे हम इसको तार से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए V1 था, V2 था, लेकिन अब यहाँ पे वेव V है और यहाँ पर वेव V है। तो जोड़ने के पश्चात वेव का मान कैसा हो जाता है? दोनों के पास बराबर हो जाता है, और बराबर जब हो जाता है तो वहां पर क्या होता है? आवेश का स्थानांतरण रुक जाता है। तो चालक ए की आ गई ऊर्जा। अब बी की ऊर्जा की बात करेंगे तो यहाँ पे U2 लिखेंगे, डैश कर देंगे, फिर से वही फॉर्मूला हाफ C1। अब C1 की जगह कौन सा आएगा? दूसरे की बात होगी, क्या C2 आ जाएगा और वेव आ जाएगा V², यानी वेव का मान V हो जाएगा। इतना याद रखना है। देखिए C1 V1², C2 V2²। अब वहां पे क्या होगा? 1/2 C1 C2 तो सेम रहेगा, ये V1 V2 बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? जोड़ने के पश्चात विभव का मान बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब क्या करना है? कुल यहाँ पे मैंने कुल आवेश लिखा है, यहाँ पे कुल ऊर्जा आएगी। क्या आएगी भाई? कुल ऊर्जा आएगी, तो यहाँ कुल ऊर्जा लिख लेना। तो कुल ऊर्जा आएगी, तो कुल ऊर्जा ऐसे निकालिए। ऐसे अब यहाँ पे कुल ऊर्जा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल ऊर्जा निकालेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कुल ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा भी लिख सकते हैं। अब ये कुल ऊर्जा कैसे आएगी? देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था? U, मैं यहाँ पे लिखता हूँ U डैश, तो ये आ जाएगा ये U1 डैश प्लस U2 डैश। ठीक है ना? U1 डैश प्लस U2 डैश। अब U1 डैश का मान कितना है? ये आपके सामने है, तो ये आ जाएगा U डैश इक्वल टू 1/2, दोनों के पास कॉमन है, और ये आ जाएगा आपका C1 V² प्लस C2 V²। अब इसमें तो एक और चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? देखो 1/2 V² कॉमन है, तो यहाँ बचेगा C1 प्लस C2। ये यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, उम्मीद कर रहा हूं। इसमें ज्यादा कोई घबराने वाली चीज नहीं है। समीकरण 2 कह देखिए। अब हमें निकालनी है ऊर्जा की हानि। तो मैंने बताया पहले ऊर्जा जोड़ने से पहले इतनी थी, जोड़ने के बाद इतनी होगी, तो पहले वाली से दूसरी को घटा दीजिए और यहाँ पे ऊर्जा हानि निकल के आ जाएगी।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऊर्जा हानि। क्या लिखता हूँ मैं? ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि को मैं डेल्टा यू से दिखाऊंगा। तो पहले कितनी थी यू, बाद में कितनी हुई यू डैश। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले कितनी थी यू, बाद में कितनी हुई यू डैश। तो इसमें से इसको घटाना है। अब ध्यान सुनना, इस वाली वैल्यू में से इसको घटाना है। तो 1/2 सबके पास कॉमन है, 1/2 सबके पास कॉमन है। चाहो तो मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे पूरा का पूरा। तो इसकी वैल्यू जो है पहले वाले की 1/2, ये आ जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। फिर माइनस लाएंगे 1/2, यहाँ B स्क्वायर है और ये आ जाएगा आपका C1C2। चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। फिर माइनस लाएंगे, माइनस ला के हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे 1/2 B स्क्वायर। तो देखो 1/2 B स्क्वायर और ब्रैकेट में कौन सा है यहाँ पे, ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे क्या C1 प्लस C2। तो यहाँ पे आ गया आपका C1 प्लस C2। अब इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 को कॉमन निकाल लेंगे, बाहर आ जाएगा। अब आपके पास होता है C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर और इसके नीचे मान लूंगा मैं 1। फिर माइनस लाएंगे, यहाँ पर 1/2 तो बाहर चला गया। अभी बचा B स्क्वायर। क्या बचा? B स्क्वायर। अब V क्या है? यहाँ पे ओवेनिस्ट विभव है और एवेनिस्ट विभव का फॉर्मूला ये होता है V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये V का फॉर्मूला होता है। तो उसको उठा के मैं B की जगह रख दूंगा। कहाँ पर रख दूंगा? V की जगह पर। तो V की जगह पर लिखेंगे यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है ना? इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे इसे C1 प्लस C2 और इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इस बात को ना भूलें। और साथ में है C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई। ठीक है ना? अब देखिए ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये कैसा है? बराबर है। तो ये कट गया। तो अब यहाँ पे बचा आपके पास 1/2 और ये आ गया आपका C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर और यहाँ पे हमने 1 लिख लिया है। माइनस लगाएंगे। अब माइनस जैसे ही लगाएंगे तो आप देख सकते हैं अब आपके पास बचा C1V1 a प्लस बी का होल स्क्वायर करते से देखो ये पूरा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस इसको मैं कर दूं C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या आ जाएगा? देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ जाएगा 2a C1V1 और ये आ जाएगा C2V2 अपॉन में आ जाएगा आपका C1 प्लस C2। ठीक है ना? यहाँ पे C1 C2 में घबराना नहीं है, बस लिखते जाना है, बाद में आंसर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो अब आगे क्या करेंगे? इसमें आगे क्या करते हैं? अब इसमें लेंगे हम एलसीएम। क्या लेंगे भाई? एलसीएम। तो यहाँ पे हमने ले लिया एलसीएम ये वाला। तो ये आ गया C1 प्लस C2, इसका एलसीएम यानी लासा आ गया। अब एक का भाग इसमें देंगे, ये बचेगा और इसका गुणा कर देंगे हम इसके साथ। तो देखिए इसका जब गुणा करेंगे इसके साथ तो एक एक करके करेंगे। पहले इन दोनों का इस C1 के साथ करेंगे, तो इसका C1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर। ठीक है? अब इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस लगा के यहाँ पे C2 है, C1 के साथ करेंगे तो C1 C2 B2 स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई? पहले इन दोनों का हमने C1 के साथ किया, अब इन दोनों का C2 के साथ कर देंगे। तो C2 के साथ करते हैं, प्लस लगाएंगे। अब इसका इसके साथ करेंगे तो देखो C1 पहले ही है, C2 और आ गया, साथ में C2 आ गया और यहाँ पे B1 स्क्वायर है, B1 स्क्वायर लिख दिया। अब फिर इसका इसके साथ करेंगे, प्लस लगा देंगे। तो जब इसका इसके साथ है तो ये C2, ये भी C2, तो ये आ जाएगा C2 का स्क्वायर और यहाँ पे V2 का स्क्वायर। फिर लगा देंगे माइनस। क्या लगा देंगे? माइनस। इतनी बात समझ में आ गई? मल्टीप्लाई कर लेना। देखो पहले इन दोनों का इसके साथ C1 के साथ, तो इसके साथ C1, देखो C1 को उठाओ, इन दोनों के साथ गुणा करो, तो C1 को उठाओ, इन दोनों के साथ गुणा करो। तो यहाँ पे C1 है, C1 करेंगे तो C1 स्क्वायर हो जाएगा, B1 स्क्वायर पहले इसके साथ है, प्लस लाएंगे, इसके साथ कर देंगे तो C1 C2 B2 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, प्लस लाएंगे। अब C2 का मल्टीप्लाई इसको उठाएंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो C1 B1 तो पहले ही है, तो यहाँ पे C2 और आ जाएगा। तो C1 C2 ये वाला आ गया और B1 स्क्वायर यही रहेगा। फिर प्लस लाएंगे, फिर इसके साथ क्या होगा? इसका गुणा करेंगे तो C2 का मल्टीप्लाई करेंगे C2 B2 स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं? ये हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से बोला था, इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका C1 B1 स्क्वायर। ये देखिए माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। तो यहाँ आ गया C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। फिर ये माइनस लगाएंगे तो माइनस लगा के 2। अब देखिए C1 C2 को मैं पहले लिख रहा हूँ, तो C1 C2, ये वाला C1 C2 यहाँ गया। अब बचा B1 B2, तो इसको यहाँ लिखूंगा B1 B2। इतना आपको कर लेना है।
और जब आप इतना कर लो तो बहुत आसान हो जाएगा। आसान क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये C1V1 स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। अब एक और चीज कैंसिल हो रही है, ये प्लस माइनस का और ये वाला प्लस का, तो प्लस का और माइनस का कट जाएगा, एक जैसे हैं। अब आपके पास बचता क्या है वो लिख लीजिए। तो आपके पास यहाँ पे जो बचता है, मैं इसे अब यहां से हटा के यहां लिख देता हूं, थोड़ा देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इसे लिखेंगे। तो ये किसके इक्वल चल रहा है, डेल्टा यू के। तो डेल्टा यू बराबर 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब आपके पास ध्यान से देखिए क्या बच रहा है, C1C2V2 स्क्वायर, C1C2V1 स्क्वायर, C1C2V1V2 और यहाँ 2 लगाए। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे ध्यान से मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि C1C2 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 तीनों के पास है तो कॉमन आ जाएगा। तो मैं यहाँ कॉमन निकाल लेता हूँ, C1C2 आ गया कॉमन। क्या आ गया, C1C2 क्या आ गया भाई, कॉमन आ गया। तो C1C2 कॉमन हो गया। अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे बचा B2 स्क्वायर और यहाँ बचा कहाँ गया, ये वाला। तो B2 स्क्वायर, यहाँ बचा B1 स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं B2 स्क्वायर, क्या लिखेंगे, B2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर और यहाँ पे आ गया माइनस के 2B1B2, ये इतना आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बचा देखो B2 स्क्वायर B1 स्क्वायर और यहाँ पे बचा 2B1B2, बाकी C1C2 कॉमन आ गया। अब बट्टे में क्या है, C1 प्लस C2, तो यहाँ पे लिखेंगे C1 प्लस C2, ये यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब ध्यान से देखने पर आपको ये दिखेगा कि देखिए ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे डेल्टा यू का जो फॉर्मूला आएगा 1/2 और ये आ गया आपका C1 C2 और ये बन गया आपका B1 प्लस B2 का होल स्क्वायर और बट्टे में आ गया C1 प्लस C2। बात समझ में आ गई। कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेल्टा यू का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो C1 C2 C1 C2 1/2 C1 C2 ये बट्टे में आ गया। अब अच्छा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ये 2 वाला है तो यहाँ 2 आ गया। तो a स्क्वायर देखिए यहाँ पे V1 स्क्वायर बचा था, क्या बचा था, ये वाला बचा था और एक ये वाला बचा था और ये बचा था। तो यहाँ पे V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, यहाँ 2V1V2 बचा था। तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2। तो सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा भाई, कितना आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे, यहाँ प्लस की जगह लिख देंगे माइनस। क्यों लिख देंगे, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह B1, b की जगह B2 का होल स्क्वायर आ गया और ये फॉर्मूला निकल के आएगा। इसी को हम कहेंगे ऊर्जा हानि। क्या, ये ऊर्जा हानि। तो जब भी हम तार जोड़ते हैं और एक जगह से दूसरी ऊर्जा पहुंचानी होती है तो उसमें ऊर्जा हानि का जो फॉर्मूला होता है ये होता है। अब ये ऊर्जा जाती कहाँ है, तो ये जो ऊर्जा हानि होती है मैंने आपको अभी बताया था कहाँ पे होती है, जैसे चिंगारी के रूप में, जो चिंगारी हो जाती है, चिंगारी निकलती है उसके रूप में। तो चिंगारी के रूप में, चिंगारी के रूप में, ऊष्मा, ऊष्मा व प्रकाश के रूप में, ऊष्मा व प्रकाश के रूप में, आदि में, आदि में। इस तरीके से ऊर्जा की हानि होती है। और यहाँ पर ये डेरिवेशन कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ से शुरुआत की थी। जोड़ने से पहले हमने इतनी ऊर्जा निकाली, जोड़ने के बाद ये ऊर्जा निकाली, इसमें से इसको माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पे v आता है, v का फॉर्मूला आ देंगे, क्या आता है, C1V1 प्लस C2V2 बट्टे C1 प्लस C2। तो ये फॉर्मूला किया। अब ये स्क्वायर हो रहा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इस स्क्वायर से ये मर जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर देंगे। C1 प्लस C2 यहाँ रहेगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, यहाँ पे ये कुछ ऐसा आएगा। और ये जब लिखेंगे माइनस है तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, जो कटेगा काट देंगे, बचेगा उसे लिख लेंगे। बचने के बाद C1 C2 C1 C2 C1 C2 तीनों के पास कॉमन है, तो ये कॉमन निकाल दिया, C1 C2 1/2 ये बाहर था। अब इसके पास B2 का स्क्वायर, यहाँ B1 का स्क्वायर, तो B2 स्क्वायर B1 स्क्वायर और माइनस के 2B1B2, ठीक है। और बट्टे में बचा C1 प्लस C2। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ और ये बन गया। तो यही यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आएगा। इस बात को आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर इस चीज को नोट कीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा, नोट कर लीजिए, यहाँ पे आपने कर लिया होगा। तो अब इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हमने देखा, यहाँ पे
अध्याय 2 का पार्ट 9 जो कि लास्ट पार्ट था चैप्टर 2 का। तो यहाँ पर चैप्टर 2 फिनिश होता है, चैप्टर 2 यहाँ पे आपका फिनिश होता है, जो कि यूपी बोर्ड का सिलेबस है। यूपी बोर्ड ने जो आपको सिलेबस दिया है 12th फिजिक्स का चैप्टर 2 का, वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो यहाँ पर हमने चैप्टर 2 को कवर किया। ऐसी पार्ट वाइज वीडियो आपको चैप्टर 3 की भी बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो चैनल पर आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, पसंद आ रही है तो कमेंट करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।